लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 साल में 2 करोड़ रोज़गार थे, कहाँ गए? लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आपको रोज़गार दिया कहाँ जाए? अभी आपने देखा था ना श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ था। लोगों को गरीब रखो, पर लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। करेंगे वो, भुगतेंगे हम सब। आपको मिलता रहेगा। आपको कितना मिलता रहेगा? आपको इतना मिलता रहेगा जितने में आप एंटरटेन्ड रहो, जितने में आपकी ज़िंदगी बस चलती रहे। तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीज़ें बांटना ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं। इसका मतलब समझो क्या है? क्या है इसका मतलब? बैठिए बैठिए, खड़ा तो मुझे रहना है। बैठिए बैठिए। तो अब ज़मीन हमारी है। मुझे ऐसे ही पसंद है ये सब औपचारिक मामला जो है, ये मीडिया वगैरह के लिए ठीक है। आपका स्वागत है। आप में से कई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और मैं देर से आया और उसका खेद है मुझे। कोई ट्रैफिक वगैरह की वजह नहीं थी, मुझसे ही देर हो गई। कुछ हो गया था बोधसल में, उसको निपटाने में देर लग गई। आपने प्रतीक्षा की, आपका धन्यवाद। अब शुरू करते हैं, बताइए। Good evening, Acharya ji. Sir, my question is that, sir, economy at its fundamental is all about resource sharing. But we are seeing an increasing trend nowadays that the big corporations, they want to increase their profits, but they do not want to share those profits with their employees. The massive trend of layoffs is nowadays going on. Thousands of employees are being laid off by corporations every now and then. And sir, what is happening is that the corporations, they are replacing their human resource with AI and automation. So jobs are decreasing and will go on decreasing because they don't need so many humans to do those ordinary tasks. We are fortunate enough that we got admission at an IIT, but where are we heading as a civilization? And sir, India is the most populated country of the world, and India is also the most youthful country of the world. So where do you see India 50 years from now, 100 years from now, when the youth would have shaped the country a new direction? हिंदी में, इंग्लिश में? सर हिंदी में वो हिंदी में बोलो। हाँ जी, हिंदी में। सवाल क्या है? एक सवाल पर आप किस बात से परेशान हो? सर सवाल ये है कि एआई और ऑटोमेशन का हम उसको रोक नहीं सकते, आकर तो वो रहेगा। जॉब्स कम होंगी, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 साल में 2 करोड़ रोज़गार थे, कहाँ गए? लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आपको रोज़गार दिया कहाँ जाए? रोज़गार देने के लिए मौके भी होने चाहिए, क्योंकि हमें इंसानों की ज़रूरत अब बहुत कम क्षेत्रों में है। धीमे-धीमे सब जगह हम ऑटोमेशन ला रहे हैं। तो बात सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी की नहीं है। जैसे बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहेंगे, राइज अबव द रेस्ट, अपस्किल योरसेल्फ टू अवॉइड बीइंग लेड ऑफ। बट हम एज अ सिविलाइजेशन, एज अ कलेक्टिव, हम 7 बिलियन पीपल, हम किधर जा रहे हैं? और अगले 50-100 साल में इंडिया जहाँ जाएगा वही दुनिया को शेप करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इतना आगे मत भागो, एक एक करके चलो। ठीक है। तो हम इंसान हैं, है ना? और हम कुछ साल पहले तक जंगल में रहते थे, जानते ही हो। अगर ऐसे मानो कि इंसान इस पृथ्वी पर 100 साल पुराना है, तो जंगल से निकले उसे अभी 2 सेकंड हुए हैं। इंसान माने होमोसेपियंस ही नहीं, हमसे पीछे वाले भी जो हमारे और पुरखे थे, जिनको हम स्पीशीज में भी नाम दूसरा दे देते हैं, पर वो थे हमारे पूर्वज ही। तो अगर वो 100 साल के हैं, तो हमें अभी जंगल से निकले कितने सेकंड हुए हैं? 2 सेकंड हुए हैं। तो हमें सारी वृत्तियां, सारी टेंडेंसीज, बैठो बैठो, सारी वृत्तियां, सारी टेंडेंसीज जंगल की ही तो होंगी ना? होंगी कि नहीं होंगी? और जंगल में सब अपने अपने लिए जीते हैं। जंगल में अगर सहयोग, कोऑपरेशन होता भी है, तो बस उतना ही होता है
जितने में सबकी जान बची रहे और सबको आपस में कुछ मुनाफा हो, नहीं तो जंगल में कोऑपरेशन नहीं होता। समझ में आ रही बात? पहली भूल होती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम अपने आप को सभ्य बोलने लगे, शहरी बोलने लगे, तो अब हम जानवर नहीं रहे। आप अभी भी जानवर हो। जो कॉरपोरेशन का ओनर है वो भी जानवर है, और हर जानवर अपने ही मुनाफे के लिए काम करता है। तो जो बोर्ड मेंबर है या जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी एंटिटी में, वो भी किसके लिए काम करेंगे? वो भी अपने लिए काम करेंगे। अब अगर एआई का टूल उपलब्ध है जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली बेहतर आउटपुट आ सकता है, तो क्यों ना कराया जाए? सब कराएंगे। ये तो होके रहेगा, तुम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसने वो कंपनी बनाई ही किस लिए है? समाज सेवा के लिए। उसने अपने मुनाफे के लिए बनाई है। उसने इसलिए बनाई है कि खूब सारा पैसा आएगा, उस पैसे से मैं ऐश काटूंगा, उस पैसे से मेरा रुतबा हो जाएगा। वो बोलने वाली बातें होती हैं कि वी एग्जिस्ट टू फुलफिल अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, उन बातों पर एकदम छोटे छोटे बच्चे भी यकीन नहीं करते। वो बातें बस इंटरव्यूज में अच्छी लगती हैं। वो बातें तो बस यही है कि जब आपको पद्मश्री दिया जा रहा होगा तो आप वहां पे बोल दोगे कि हमारी कंपनी तो इसलिए है ताकि हम लोगों को रोजगार दे सकें। अच्छा, तो तुमने व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? सो दैट आई कैन बी अ जॉब प्रोवाइडर। ये सब बातें मजाक की हैं। कोई भी इंसान अपनी कंपनी वगैरह शुरू करता है तो इसलिए करता है कि वो बड़ा आदमी कहलाए, उसका रुतबा रहे, उसका रसूख रहे, और अगर मौका मिले तो वो एक दिन सब बेच बाच के एग्जिट कर जाए। अपना जो बैच है, आईटीएंस का अपना बैच है, आगे पीछे के बैच हैं, पैन आईआईटी का बैच है, ये सब है, आईएम वालों का बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनके। उन ग्रुप से सबसे ज्यादा बधाइयां मालूम है कब आती हैं? कब आती हैं? तब नहीं आती कि जब किसी ने अपना कुछ शुरू करा, क्योंकि शुरू तो करते रहते हैं लोग, वो खत्म भी होता जाता है। सबसे ज्यादा बधाइयां आती हैं जब कोई एग्जिट करता है। एग्जिट का मतलब समझते हो? एग्जिट का मतलब होता है कि 5 साल 10 साल जितना भी था कंपनी चला करके वो किसी को बेच दी। और बेचने का मतलब होता है कि ये जिन्होंने बेची है इनको अब किसी को 100 करोड़, किसी को 500 करोड़ मिल गया होगा, उसकी बधाइयां आती हैं। अपना बैच इस मामले में बड़ा समृद्ध है। यहाँ 1000 2000 करोड़ वाले लोग भी हैं, और जब वो आते हैं तो बधाइयां ही बधाइयां। मतलब बधाइयां उन्हें इस बात पे आती हैं कि तुमने आज 100 हायरिंग और कर ली। मैंने तो कोई बधाई नहीं देखी आज तक कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो लिखे कि आज मैंने इतनी हायरिंग करके इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में 100वां स्थान हासिल कर लिया, तो लोग कहें कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ भी नहीं, बल्कि मूर्खता की बात है कि आपके पास इतने सारे लोग हैं। क्योंकि अगर काम लोगों के बिना भी हो सकता है तो लोग तो सिर्फ कॉस्ट होते हैं। अगर कोई काम लोगों के बिना भी हो सकता है तो लोगों की कॉस्ट क्यों बर्दाश्त करनी है? और लोग सिर्फ कॉस्ट नहीं होते, कई बार न्यूसेंस भी होते हैं। लोगों को भर रखा है, लोग पता नहीं क्या करें, उनके अपने हिसाब किताब है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना यूथफुल आइडियलिज्म में कि एआई आ रहा है, लोग ले ऑफ होंगे, हाय क्या होगा इस दुनिया का? लोग ले ऑफ होंगे तो लोग पड़े रहेंगे। जब लोग पड़े रहेंगे और चुनाव आएंगे तो उन लोगों को मुफ्त की चीजें बांट दी जाएंगी। मुफ्त की चीजें बांटनी 2 वजह से जरूरी है। पहली बात, मुफ्त की चीज नहीं बांटोगे तो वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा तो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो खरीदेगा कौन? तो लोगों के पास कुछ परचेजिंग पावर बनी रहे, इतना प्रबंध ये समाज कर देगा। अगर लोगों की परचेजिंग पावर 0 कर दी, अगर सारी की सारी वेल्थ आपने सिर्फ 0.1% में कॉन्सेंट्रेट कर दी, तो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें खरीदेगा कौन? और गुड्स अगर खरीदे नहीं जाएंगे तो जो फ्लो ऑफ वेल्थ है टुवर्ड्स द ऑलरेडी वेल्दी वो रुक जाएगा ना। आप जब भी कुछ खरीदते हो उसमें क्या होता है? उसमें वेल्थ फ्लो करती है किसकी तरफ? जो प्रोड्यूसर है उसकी तरफ। क्योंकि सरप्लस किसको मिल रहा है?
एक चीज बिकी है, आपने 40 रुपए की खरीदी है, उसमें कॉस्ट 30 की थी, ये जो 10 सरप्लस है वो आपको मिलता है या उसको मिलता है? तो वो जो ट्रांजैक्शन है परचेज का, वो उसके लिए जरूरी है ताकि जो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो उसकी ओर बना रहे। तो वो कभी ऐसा नहीं करने वाला है कि आपको बिल्कुल पुअर छोड़ देगा, पेनीलेस। ये कभी भी नहीं होने वाला है दुनिया की अर्थव्यवस्था में कि जो मास है, जो जनमानस है, जो ओशन ऑफ पीपल, इनको एकदम स्टार्विंग छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो भी जो पैदा कर रहे हैं वो कौन खरीदेगा? आपको मिलता रहेगा। आपको कितना मिलता रहेगा? आपको इतना मिलता रहेगा जितने में आप एंटरटेन्ड रहो, जितने में आपकी जिंदगी बस चलती रहे। भले ही आपको वो नौकरी से ना मिले तो वो आपको फ्रीबी के तौर पे मिलेगा। तो ये है दुनिया का आर्थिक भविष्य। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी और उसके साथ में फ्रीबीज बढ़ती जाएंगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी और जो 99.9% लोग होंगे वंचित, पुअर, उनको अगर एकदम पुअर कर दिया तो पहली बात तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, दूसरी बात रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्रांति हो सकती है। जो एकदम वंचित हो जाता है, जो शून्य पर पहुंच जाता है, जो सर्वहारा हो जाता है, वो विद्रोह कर देता है। वो कहता है अब तो खाने को भी नहीं, वो सड़क पे निकल आता है। अभी आपने देखा था ना श्रीलंका वगैरह में क्या हुआ था। लोगों को गरीब रखो पर लोगों को एक हद से ज्यादा गरीब मत रखो, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे। तो इसलिए लोगों को मुफ्त की चीजें बांटना जरूरी होता है और लोगों को भांति भांति के नशे और मनोरंजन देना जरूरी होता है ताकि उनको जो आप 2-4 रुपए दे रहे हो उसी 2-4 रुपए में वो संतुष्ट रहें। यह है विश्व का आर्थिक भविष्य। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कम से कम हाथों में कॉन्सेंट्रेट होगी और जो मासेस होंगे उनको मिलेंगे फ्री गुड्स फॉर सस्टेनेंस एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ वेरी वेरी चीप एंटरटेनमेंट। भारत में अभी बहुत मजेदार सर्वे था कि जो मैलनरिश्ड लोग हैं वो भी डेटा सफिशिएंट हैं। उनकी बॉडी मिनरल डेफिशिएंट है लेकिन उनका फोन डेटा सफिशिएंट है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ठीक से खाना मिलना भी कोई सस्ती बात नहीं होती है। हम सोचते हैं खाने का मतलब यही होता है बस, क्या कि आपने थोड़ी सी रोटी खा ली, उसमें आपने कोई सब्जी पड़ी थी वो खा ली। अगर आपको सचमुच एक सफिशिएंट डाइट चाहिए तो उसमें भी पैसा लगता है। भारत में आधे से ज्यादा लोग जो खा रहे हैं वो उनको सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है डाइट। ये अलग बात है, पता नहीं चलता क्योंकि शरीर की भी अपनी एक व्यवस्था है। शरीर के किसी हिस्से के पास भोजन ना हो, पोषक तत्व ना हो, तो भी वो ब्रेन को वेल सप्लाइड रखता है। तो इसीलिए आप पाओगे कि भारतीयों में ऐसे दुबले दुबले हाथ, दुबले दुबले पांव, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आईटीएन हो, क्योंकि बॉडी ने इतना इंतजाम कर दिया था कि बाकी सारे ऑर्गन्स तो ऐसे सिकुड़ गए, श्रिंक कर गए, क्योंकि उनको कभी भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला नहीं। लेकिन बॉडी सारी प्रेफरेंस इसको दे देती है, कहती है इसको ठीक रखो, इसको ठीक रखो, तो ये ठीक रहा है। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग, हम मतलब मैं माफ करिएगा, आई एम डेयरिंग टू से, हम में से भी ज्यादातर लोग अगर अपना परीक्षण कराएंगे तो अपने आप को बहुत सारी चीजों में डेफिशिएंट पाएंगे। और वो डेफिशिएंसी सिर्फ केयरलेसनेस का नतीजा नहीं होती है। भारतीयों में वो डेफिशिएंसी केयरलेसनेस से ज्यादा मनीलेसनेस का नतीजा होती है। लेकिन उस ओर हमारा ध्यान ना जाए, इसके लिए हमको डेटा सफिशिएंट रखा जाएगा, हमें डेटा रिच रखा जाएगा और उस डेटा में लगातार एक स्ट्रीम बनी रहेगी
कुछ ऐसे मसाले की कि आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी का असली मुद्दा यह है कि आप शोषित हो। यह आपको कभी याद नहीं रखने दिया जाएगा, आपको बहुत सारी चीजों में उलझा के रखा जाएगा। टिटिलेशन, सेक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ऑल काइंड्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि असली मुद्दे पर आपका ध्यान बिल्कुल जाए ही नहीं। और असली मुद्दा ये है कि इनकम इनइक्वालिटी भारत में और दुनिया में आज जितनी है उतनी कभी नहीं थी, और बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, और हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ये आपको जानकर हैरत होगी कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उसमें इंडिया एज अ मार्केट वेस्ट से कॉम्पीट कर रहा है। लग्जरी गुड्स में इंडिया वेस्ट, कम से कम जो यूरोप के देश हैं छोटे वाले, उनसे ज्यादा बड़ी मार्केट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिडेंसेस दैट कॉस्ट ओवर 10 और 15 करोड़, उनकी जितनी यूनिट्स यूके में बिक रही हैं उसके कंपेरेबल अब इंडिया में बिकने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स दैट कॉस्ट ओवर 1 करोड़, कोई गाड़ी, वो सारी गाड़ियां जो करोड़ से ऊपर की आती हैं, उनकी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन गया है। इंडिया बड़ी मार्केट किन चीजों की नहीं बन पा रहा जानते हो? जो चीजें मिडिल क्लास कंज्यूम करती हैं। जब इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ था 91 में, तब वो कंपनीज, एमएनसीज इंडिया आई थी जिन्होंने इंडिया को एज अ ग्रेट मिडिल क्लास मार्केट देखा था कि इंडिया माने बहुत बड़ी मिडिल क्लास होगी। उल्टा हो गया है, इंडिया की मिडिल क्लास बड़ी नहीं हुई, इंडिया की इलीट क्लास बड़ी हो गई। जो आपकी साधारण गाड़ियां हैं उनकी मार्केट स्टैग्नेंट रहती है, जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उनकी मार्केट एक्सप्लोड कर रही है। इंडिया में आज आपको एंटर करना है, डू नॉट एंटर in things that the middle class consumes, because the middle class is progressively becoming lower middle class. इनकम इनइक्वालिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कल तक आप जिसको मिडिल बोल सकते थे वो धीरे धीरे मिडिल भी नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, वो गरीब नहीं हो रहे हैं। एब्सोल्यूट लेवल पे उनकी भी इनकम बढ़ रही है, पर रिलेटिव लेवल पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, अगर उसकी इनकम 3% बढ़ती है तो जो टॉप ऑफ द पिरामिड है उसकी इनकम 300% बढ़ती है। तो बॉटम वाले को भी ये बोलने का हक नहीं मिलता कि मेरी इनकम बढ़ी नहीं है। इनकम उसकी भी बढ़ी है, उसकी बढ़ी है, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड है उसकी बढ़ी है 300%। तो दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने के कारण कल तक आप जिसको मिडिल क्लास बोल सकते थे, आज तो उसको मिडिल क्लास बोलना भी मुश्किल है। सच तो यह है कि टॉप ऑफ द पिरामिड की तुलना में सब लोअर मिडिल क्लास है। यह दुनिया का भविष्य है, जैसी ये दुनिया जा रही है। इस भविष्य में जो एक चीज तुम्हें शामिल करनी चाहिए थी वो करी नहीं, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो है क्लाइमेट डिजास्टर। अब क्लाइमेट डिजास्टर का वास्ता भी इस पिरामिड से पूरा पूरा है। पूरी क्लाइमेट डिजास्टर के लिए जिम्मेदार ये टॉप ऑफ द पिरामिड है, टॉप 1%, और इसको भुगतने वाला है जो बॉटम है। ये पिरामिड पता है ना कैसा हो रहा है? ऊंचा और नीचे से चौड़ा। करेंगे वो, भुगतेंगे हम सब। सारी इनकम उनके पास है तो सारा कंजम्पशन भी तो वही करेंगे ना, और कंजम्पशन ही कार्बन होता है। एमिशन कहां से आता है? कार्बन एमिशन कहां से आता है? कंजम्पशन से आता है। आप बोलोगे प्रोडक्शन से आता है, वो एक ही बात। सारा कंजम्पशन वहां होने वाला है और उसको भुगतने वाले ये सब लोग होने वाले हैं। ये इस दुनिया का भविष्य है। हम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी की बात करते हैं, और जो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है जो हमारे सामने खड़ी है, जो आ चुकी है, उसका असर ये टॉप 1% पे थोड़ी पड़ने वाला है। जो कंपनीज ओन करते हैं, जो सारे प्रॉफिट्स कॉर्नर करते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वो तो रिलोकेट कर जाएंगे, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा हो गई उससे दूसरी जगह चले जाएंगे। फॉर देम द
Arctic fields will become like a new location for vacation. कि पहले वहां बर्फ ज्यादा थी और ठंडक ज्यादा थी, अब समर्स में बर्फ पिघल जाती है और बढ़िया वहां पे ओपन फील्ड्स खुल जाते हैं और ग्रीनरी आ जाती है, वेकेशन पे चलें। उनके लिए तो क्लाइमेट डिजास्टर भी टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी होगा। ये इस दुनिया का फ्यूचर होने वाला है। और इस दुनिया का ये फ्यूचर क्यों होने वाला है? टू थिंग्स कंबाइंड, वन एक्सटर्नल वन इंटरनल। एक्सटर्नल इज टेक्नोलॉजी, इंटरनल इज इग्नोरेंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे इग्नोरेंस भी बढ़ी है। होना यह चाहिए था कि जिस गति से बाहर साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तकनीक ये बढ़ रहे हैं, उसी गति से भीतर आत्मज्ञान भी बढ़े, पर यह हुआ नहीं। बाहर का ज्ञान, बाहर की तकनीक बहुत तेजी से आगे निकल गए और भीतर से आदमी वही पुराना जानवर रहा 2 सेकंड वाला। भीतर से हम आज भी वही जानवर हैं, जंगल वाले, लेकिन बाहर से हमारे हाथ में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत आ गई है। और उसका नतीजा वो है जो अभी आपको बोला। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी को कौन नचा रहा है। दुनिया में जितना कार्बन एमिशन है, क्या आप जानते हो कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 से ज्यादा हिस्सा कुल 50 एंटिटीज हैं जो करती हैं। और ये जो 50 एंटिटीज हैं, ये एंटिटी क्या है? यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है कोई, तो कुल 50 लोग हैं जो दुनिया के अधिकांश कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। कुल 50। ये 50 लोग, इसी तरह के 50 लोग आने वाले समय में सर्वे सर्वा बनेंगे, हमारे माई बाप बनेंगे, हमारे आका हैं, बनेंगे नहीं हैं। और हमें सबसे जो इसमें बेइज्जती की बात है, गरिमाहीन बात है, वो ये कि हम गुलाम बनकर नाचेंगे और हमें हमारे आका का नाम भी नहीं पता होगा। आप ये भी नहीं बता पाओगे कि इफ यू आर एनस्लेव्ड हु इज द मास्टर, आपको ये भी नहीं पता होगा, आज भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? अभी भी ये सवाल इसलिए कर पा रहे हो बेटा क्योंकि यहां पर एक माहौल तैयार हो गया है और मेहनत करके आपकी एसोसिएशन ने हमें बुलाया, हम भी यहां पर आए, तो आप ये सवाल भी कर पा रहे हो। नहीं तो आपको मसाले की और मनोरंजन की और एम्बिशन की और होप की ऐसी ड्रग दी जाती कि इस वक्त आप बैठ करके या तो इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते, या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते, कोई मूवी देख रहे होते, या गॉसिप कर रहे होते, जिसमें आपको जो असली मुद्दा है इसका बिल्कुल होश नहीं बचता। बात समझ आ रही है? ये सब होता रहेगा और कोई इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि सबको नशा चटा दिया गया होगा। और नशा हमें दिन रात चटाया जा रहा है, दिन रात। उपाय क्या है फिर? जो भी हो रहा है यही उपाय है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मूर्ख जो बना रहे हैं वो बड़े होशियार लोग हैं, वो भी गोरिल्ला हैं। पर जैसे गोरिल्लों का एक दल होता है, उसमें एक छा जाता है ना, तो वैसे वो छा गए। बात कुछ आ रही है समझ में? अब क्या करें? वाह रे बचपने का आदर्शवाद, कितना मासूम सवाल है कि जो लोग इतने प्रॉफिट्स बनाते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं करते हैं? भाई, उसने शेयरिंग करने के लिए प्रॉफिट बनाया था, वो करे। वो गोरिल्ला है, उसे केला मिल गया, वो तुम्हें क्यों देगा? गोरिल्ले को केला मिल गया, फिर तुम्हें देने आएगा या खुद खाएगा? क्या करेगा? वो खुद खाएगा, वो खुद खा रहा है। तुम उम्मीद क्यों कर रहे हो कि तुम्हें देगा? क्यों उम्मीद कर रहे हो? और ऐसे तुम उम्मीद करोगे वैसे ही उनमें से कोई यहां पर आ जाए, आते भी होंगे, बड़ा मंच है। तो आप लोग ऐसे ही मासूमियत भरे सवाल पूछ भी लेते होगे कि सर आपका 18,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है, आप उसका क्या करोगे? और जैसा तुम्हारा सवाल वैसे ही वो जवाब भी दे देते होंगे, इसको तो हम इंडिया की पॉपुलेशन में वितरित कर देंगे। वाह,
हाँ CSR कर देंगे। और जिन लोगों को NGOs का जरा भी पता है वो जानते हैं कि CSR क्या चीज है, उन्हें अच्छे से पता है CSR क्या होता है। आपकी भी संस्था है और अब बहुत पुरानी भी हो रही है, आज तक 1 रुपया CSR का ना हमें मिला ना हमने लिया, क्योंकि CSR का मतलब ही यही होता है कि ऐसे आएगा और ऐसे लौटा दो, बीच में थोड़ा सा रख लो। इस तरह के प्रस्ताव कई आए बीच बीच में, हमने कहा नहीं करना है बाबा, ये CSR है तो नहीं करना है। 1 रुपया CSR का आज तक नहीं। पर आपके ताली मत बजाइए, डोनेट करिए। CSR नहीं आता है हमारे पास। बात आ रही है? लेकिन अभी वहीं पे कोई आके आपको बोलेगा, लेट मी टेल यू अबाउट आवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इतना रुपया CSR में लगाया, और आप ताली मारना शुरू कर दोगे, मारते ही जाओगे, मारते ही जाओगे, रुकोगे ही नहीं। आपको याद ही नहीं आएगा वो गोरिल्ला है, और गोरिल्ले को केला मिलता है तो बांटता नहीं है। अगर लग रहा है कि वो बांट रहा है तो धोखा है, कोई नहीं कुछ बांटने वाला बाबा। ये हो सकता है वो खा पी के छिलका उछाल दे, आप उसमें खुश हो जाओ, वो हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये जानते हैं ना ये क्या हो रहा है? नहीं, समझिए बात को। आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं ना कि हमें मूर्ख कैसे बनाया जाता है। ऐसे इतनी आदत हो गई है आंखों को ये देखने की कि फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये आपके लिए नहीं किया जा रहा है, ये उनके लिए किया जा रहा है। अब वो, आप तो यहां पर बैठे हुए मान लीजिए 1000 लोग, ये उनके लिए किया जा रहा है, जो लाखों लोग जो इसको अब देखेंगे, और उनको ये दिखा दिखा करके नशे का ऐसा आदी बना दिया गया है कि अगर वो देखेंगे कि एक आदमी ऐसे ही बोल रहा है और रोशनी ठीक नहीं है या कुछ गिचपिच नहीं हो रहा, तो देखेंगे ही नहीं। होश भी आप तक नशे के मार्ग से लाना पड़ रहा है। बताओ क्या करें? भारत ने अपने आप को एक नई चीज अब बोलना शुरू किया है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेलफेयर इकोनॉमी। किस आधार पे बोलना शुरू किया जानते हो? हम बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अब हम मुफ्त खाना देते हैं। इसका मतलब समझो क्या है? क्या है इसका मतलब? और अपने खुद समर्थ नहीं है। ये भविष्य है। धीरे धीरे और ज्यादा लोग सब्सिडीज के रेसिपिएंट्स बनेंगे। आज भारत में हर वर्ग सब्सिडी मांग रहा है, रिजर्वेशन अलग अलग क्षेत्रों में उसकी भी मांग बढ़ती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? यही है क्योंकि आप में इतनी अंदरूनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं जा रही कि आप अपने दम पर अपने लिए कमा सको। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही गरीब छोड़ दिया गया और भूखा, तो फिर अर्थव्यवस्था में, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आएगा। तो उसके लिए इतना कर दिया जाता है, मनोरंजन चलते रहना चाहिए। वो भूखा भी मर रहा हो तो भी उसका इंस्टाग्राम चलता है। आप कभी, अब दिल्ली में तो पता नहीं होता है कि नहीं, थोड़ा छोटा शहर हो, वहां पे जो रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, उधर निकल जाइए, जहां आज भी वो जो तिपहिया रिक्शे होते हैं वो चलते हैं। वहां रात में 2 बजे 4 बजे सब जो रिक्शे वाले भाई होते हैं वो अपने रिक्शों पर लेटे होंगे। नींद उनको आती नहीं क्योंकि पेट खाली है और मच्छर बहुत काट रहे हैं। और उन्होंने क्या चला रखा होगा? ये देख लीजिएगा। आप ऐसे ही पैदल चलते जाइए, आपके कान में आवाज पड़ती जाएगी, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है फोन में, और उसका पेट भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, पर डेटा खूब सस्ता कर दिया गया है ताकि आप नशे में रहो। मेरी यात्रा लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी। जो समस्याएं हम सबकी रहती हैं,
पारिवारिक परेशानियाँ, आगे क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो पहली बार जब वीडियो देखा तो लगा कि सारा ही जीवन बदलने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो प्रैक्टिकल नहीं लगा। ठीक है, अच्छी बातें बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। फिर थोड़ा और इनको सुनना शुरू किया। उसके बाद से जो एक तरह से कह सकते हैं कि लगन लगी है, वो चल रही है। हालाँकि झटके लगते रहे हैं परिवार में भी, और जो अपना संघर्ष है वो भी चल रहा है। बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ ख़ास है मुझ में, लेकिन बस यही है कि हाँ, डरता हूँ, गिरता हूँ, लेकिन उठने का साहस मिल गया है, अपने डर का सामना करने का साहस मिल गया है। जो भी चुनौती है, बाहर हो चाहे अंदर की हो, वो मिल गया है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जिनके मन में भी शंका है अभी भी जुड़ने के बाद भी, छोड़िएगा मत, जुड़े रहिएगा। क्योंकि यहाँ से जो छूट के जाएगा ना, वो कहीं क्या नहीं रहेगा। ये जिसको मिल गया है वो प्रसाद है, कृपा है कि हम सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बस जुड़े रहिएगा, बाकी आगे जो भी होगा शुभ ही होगा। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि जो सही है वो करना है, ये मत देखिए कि दुःख है या सुख है। तो व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो लगेगा कि अपनी परेशानियाँ सुना रहे हैं, सबके जीवन में होती हैं ही। लेकिन बस यही है कि साहस मिला है आचार्य जी से, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।